Hello everyone, in this video we are going to discuss coordination compounds. First point is difference between double salt and coordination compound. Salt and coordination compound. सबसे पहले ये जो दो कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे लिखा है, एक तो डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दीज आर बेसिकली एडिशन कंपाउंड्स. अब ये एडिशन कंपाउंड होते क्या हैं? एडिशन कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमें चाहिए होते छोटे छोटे स्टेबल मॉलिक्यूल जिनको हम ऐड करते हैं और उनसे हम बनाते हैं एक बड़ा सा स्टेबल कंपाउंड. उसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड. Addition compounds are formed by small stable compounds. These compounds are combined together to form large stable compounds. Okay. First compound is double salt. So what are double salts? KCl plus MgCl2 plus 6 times water. ये जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं KCl, MgCl2 एंड वाटर, दीज आर स्मॉल स्टेबल कंपाउंड्स जिनको हम कंबाइन करके बनाएंगे KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O. ये जो कंपाउंड बना है उसका नाम है कार्नालाइट. और इस पर क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्नालाइट. अब इस कंपाउंड को डबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं? अगर हम इस कार्नालाइट को पानी में डिसॉल्व करें, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है कि ये कार्नालाइट आयंस में डिसोसिएट होता है, कन्वर्टेड इनटू आयंस, K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस, लाइक दिस. ओके, इट मीन्स कार्नालाइट लूज इट्स आइडेंटिटी व्हेन इट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर. जब कार्नालाइट को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो खुद की आइडेंटिटी को लूज कर देता है. ठीक है, इसीलिए इस कार्नालाइट को बोलते हैं डबल सॉल्ट. कार्नालाइट इज नोन एज डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट ऐसा कंपाउंड जो पानी में डालने के बाद आयंस में कन्वर्ट होता है और वो खुद की आइडेंटिटी को लूज कर देता है. ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे KCl, MgCl2, 6H2O कार्नालाइट वो खुद की प्रॉपर्टीज, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो खुद की प्रॉपर्टीज को दिखाएगा, लेकिन अगर उसको पानी में डाले तो वो K प्लस अपनी खुद की अलग प्रॉपर्टीज दिखाएगा, Cl माइनस अपनी खुद की अलग प्रॉपर्टीज दिखाएगा. इट मीन्स उन्होंने कार्नालाइट की खुद की प्रॉपर्टीज को लूज कर दिया और अब वो इंडिविजुअल आयंस की तरह वहां पे बिहेव करने लग गए. ठीक है, नेक्स्ट. कोऑर्डिनेशन डबल सॉल्ट के और दो एग्जांपल्स हैं, मोर सॉल्ट एंड पोटैश एलम. ठीक है, तो मोर सॉल्ट इज FeSO4 NH4 2 times SO4 6H2O. दिस इज मोर सॉल्ट. मोर सॉल्ट भी एग्जाम में पूछा गया है. व्हाट इज मोर सॉल्ट, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट, पोटैश एलम KAl SO4 2 times 12H2O. ठीक है, तो दिस इज पोटैश एलम. दीज टू आर एग्जाम्पल्स ऑफ डबल सॉल्ट. इट मीन्स these compounds loses its identity when these are dissolved in water. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं? FeCN 2 times plus 4 KCN. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए भी हमें स्टेबल कंपाउंड चाहिए होते. FeCN2 and 4 KCN, these are stable compounds. इनको कंबाइन करके हमें मिलेगा यहाँ पे K4 Fe
K4FeCN6। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं K4FeCN6 जो मॉलिक्यूल यहाँ पे बना है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब ये भी स्टेबल कंपाउंड से बना है, फिर इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोला जा रहा है? इसलिए क्योंकि अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व करें तो ये भी आयंस में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये खुद की आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, ये जो स्टेबल कंपाउंड बना था, उसको हमने पानी में डाला तो वो आयंस में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इसने खुद की आइडेंटिटी को लूज नहीं किया। इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन, इस कॉम्प्लेक्स आयन में वो कन्वर्ट हो गया। द कंपाउंड which is dissolved in water, and this compound is converted into complex ion which does not lose its identity. Such a type of compound is called as coordination compound. ऐसा कंपाउंड जो पानी में डालने के बाद खुद की आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा, वो आयंस में कन्वर्ट जरूर होगा, लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट होगा। तो पहला एग्जांपल यहाँ हमने देखा K4FeCN6। अदर एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K3FeCN6, K3FeCN6. Next example is CONH3 6 times Cl3, ये दूसरा कंपाउंड। तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे PtCl4 6NH3, PtNH3 6 times Cl4. These are examples of coordination compound. ये कंपाउंड पानी में डालने के बाद कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट होंगे और वो खुद की आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज वेर्नर्स थ्योरी। वेर्नर्स थ्योरी, वेर्नर्स एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे बनती है ये बताया था, ठीक है, और उनको नोबेल प्राइज मिला था जो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है, और इन्होंने ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी एक्सप्लेन किया था सर्टेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है। तो वेर्नर्स ने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप्स की वैलेंसी होती है। एक तो पहली वाली वैलेंसी होगी वो होगी प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंड होगी वो होगी सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। और जो सेकेंड होगी उसको कहा जाता है सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, यहाँ पे हम एक कॉम्प्लेक्स लेंगे CONH3 6 times Cl3। इस कॉम्प्लेक्स की पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे इस कोबाल्ट की। तो X प्लस ये जो NH3 है वो न्यूट्रल लिगैंड है, इसलिए इस पे चार्ज 0 होता है, तो 6 × 0 + 3, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है तो -1 = 0, X = +3 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स की। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है विच इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दिस कंपाउंड। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का, ऑक्सीडेशन नंबर विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी, मतलब वही क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। लेकिन बहुत बार ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे जो Cl प्रेजेंट है, दीज Cl आर प्राइमरी वैलेंसी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि दीज 3 Cl ions satisfies positive charge present on this complex. It means this +3 charge is balanced by this 3 Cl- ion, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CONH3 6 3 + 3 Cl-। इस +3 चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे ये 3 Cl- है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अब ये सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या है? तो सेकेंडरी वैलेंसी इस केस में यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है, इस कोबाल्ट के साथ यहाँ पे 6 NH3 दिखाए गए हैं। ये जो NH3 मॉलिक्यूल्स है वो अपनी लोन पर कोबाल्ट को डोनेट कर देते हैं। इट मीन्स दीज आर डायरेक्टली अटैच्ड डोनर एटम which are known as ligands. ओके, तो वो जो ligands है वो प्रेजेंट है सेकेंडरी वैलेंसी में। अब हम इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उससे अब और क्लियर हो जाएगा कि ये प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी है क्या, और
ये किस तरह से आयनाइज होती है, ठीक है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी किस तरह से आयनाइज होती है। CO NH3 NH3, यहाँ पर भी NH3, 6 NH3 है यहाँ पर, ये लोन पेयर है, ये कोबाल्ट को डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे जो पहला मॉलिक्यूल हमने लिखा था CONH3 6 टाइम्स Cl3, ठीक है, यहाँ पे 3 Cl भी प्रेजेंट है, फर्स्ट Cl, सेकेंड Cl एंड थर्ड Cl। तो अब ये जो Cl है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये डॉटेड लाइंस हैं, इट मीन्स दीज आर आयनाइजेबल आयंस, ठीक है। तो ये जो बाहर Cl प्रेजेंट है वो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये जो Cl है दीज आर आयोनाइजेबल, वो क्या हो सकते हैं, आयोनाइज हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो स्पीसीज प्रेजेंट होती है प्राइमरी वैलेंसी में, दीज आर बेसिकली निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ओके। अब इस येलो सर्कल के अंदर जो मैंने लिखा है NH3 प्रेजेंट है सेकेंडरी वैलेंसी में। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, दिस वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज। दूसरी बात, ये जो NH3 है, दीज आर नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, जो कि आयनाइज नहीं होते, ठीक है, मतलब वो इस सेंट्रल मेटल एटम को इजीली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। लेकिन जो क्लोरीन है, जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स को पानी में डालेंगे, वो Cl उस कॉम्प्लेक्स को छोड़ के वहां से डिसोसिएट हो जाएगा, दूर चला जाएगा, इट मीन्स Cl आर आयनाइजेबल, और वो प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी वैलेंसी में, ठीक है। आयनाइजेबल वैलेंसी को हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर है यहाँ तक? ओके। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, इट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी इज +3, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने Cl प्रेजेंट है, 3 Cl है। अब हम एक नया पॉइंट देखेंगे जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, यहाँ पे इस सेंट्रल मेटल एटम को, ये जो कोबाल्ट है, इसको हम कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या करता है, ये जो होता है कोबाल्ट, वो उसको ये NH3 क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। सेंट्रल मेटल एटम को NH3 अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखो, NH3 these are directly bonded species which are donating electron to CO, ठीक है, मतलब कोबाल्ट को वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। सो दीज डायरेक्टली अटैच्ड स्पीसीज आर नोन एज लिगेंड्स, और उसी को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब जितने भी डायरेक्टली अटैच लिगैंड है जो मेटल को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, उनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। देयर आर 6 लिगैंड, सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। जितने डायरेक्टली अटैच लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस केस में NH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को दे रहा है, तो इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट देयर आर 6 लिगैंड, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। CO NH3 5 टाइम्स Cl2। ओके, अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा है उसको हम ड्रॉ करते हैं, CO NH3 NH3 5 टाइम्स NH3 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक Cl भी है। तो NH3 की लोन पेयर यहाँ जाएगी कोबाल्ट के पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है, और वो डॉटेड बॉन्ड मीन्स वो आयनाइजेशन स्पेयर, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको भी वो सेटिस्फाई करता है। अब ऐसे क्यों हुआ, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें कोबाल्ट की, x + 5 × 0 +
यहाँ पे -1 -2 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट का वो है +3। ओके, तो अब इस +3 चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Cl कितने हैं? 3, मतलब आयनाइजेशन स्पेयर में 2 है और कोऑर्डिनेशन स्पेयर में 1 है। तो ये जो मैंने यहाँ पे Cl दिखाया है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर को भी सेटिस्फाई कर रहा है और हमारे ऑक्सीडेशन नंबर को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड दिखाए हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, अगर हम इसको डिसोसिएट करवाए PtNH3 6 टाइम्स, यहाँ पे 4+ चार्ज आएगा +4 Cl माइनस। नेक्स्ट PtNH3 5 टाइम्स Cl, यहाँ पे 3+ चार्ज आएगा +3 Cl माइनस। PtNH3 4 टाइम्स Cl2, यहाँ पे 2+ चार्ज है +2 Cl माइनस। नेक्स्ट PtNH3 3 टाइम्स Cl3 +1 Cl माइनस। और ये जो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स है वो आयनाइज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयनाइजेबल लिगैंड प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं, जो कि डिसोसिएट नहीं होगा, यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं हो सकता। अब ये कॉम्प्लेक्सेस मैंने क्यों लिखे हैं? तो वेर्नर्स थ्योरी का सबसे पहला एप्लीकेशन है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो लोएस्ट मोलर कंडक्टिविटी। मतलब आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा कंडक्टिविटी दिखा रहा है और कौन सा कंपाउंड कम कंडक्टिविटी दिखा रहा है। तो ये कैसे पता करें? तो जो कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होने के बाद जितने ज्यादा आयंस में आयंस प्रोड्यूस करेगा, जितने ज्यादा आयंस बनाएगा, वो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस। तो हम पहले केस में देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 Cl माइनस है, मतलब हमें आयंस को कैलकुलेट करना है यहाँ पे बेसिकली। तो देखो यहाँ पे ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है जिस पर 4+ चार्ज है वो एक स्पीसीज है और 4 Cl माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 5 स्पीसीज है। यहाँ पे आयंस 5 है क्योंकि यहाँ पे 4 Cl माइनस और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एक ही है। ठीक है, जिस पर 4+ चार्ज है। यहाँ पे 3 Cl माइनस है और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एक ही है, तो यहाँ पे 4, 3 + 1 4, यहाँ पे 2 + 1 3, और यहाँ पे 2 आयंस प्रेजेंट है और लास्ट में 0 आयंस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विच कॉम्प्लेक्स विल शो हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, देन आवर आंसर शुड बी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस 5 है। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो लोएस्ट मोलर कंडक्टिविटी और which one of the following is non-electrolyte, then answer should be last one, because this compound is not ionizable, this compound does not produce any ion. Okay, so this type of questions will be asked in NEET exam.
ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी। अब इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि अगर इस कंपाउंड में हम AgNO3 डालते हैं तो विच वन विल शो प्रेसिपिटेट। इसमें हमने डाल दिया AgNO3, यहाँ पे भी हमने डाल दिया AgNO3, एक्सेस में AgNO3 प्लस AgNO3। अब AgNO3 डालने के बाद कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट दिखाएगा? तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जितने ज्यादा आयंस आयनाइज होंगे, मतलब डिसोसिएट होंगे, तो वो जो आयनाइजेबल आयन होंगे वो क्या करेंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। डिसोसिएट हो जाने के बाद वो Ag के साथ क्या बनाएंगे? प्रेसिपिटेट बनाएंगे। Ag के साथ प्रेसिपिटेट कौन बनाता है? हेलोजेंस। ओके, तो यहाँ पे आयनाइजेशन स्पेयर में हेलोजन प्रेजेंट है। इस हेलोजन ये जो हेलोजन है वो हेलोजन इस Ag के साथ क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो हमें यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं या मोल्स मिल सकते हैं? तो 4AgCl, बिकॉज यहाँ पे कितने Cl है? 4। यहाँ पे कितने मिलेंगे? 3AgCl। यहाँ पे कितने मिलेंगे? 2AgCl। In this example 1AgCl, and in last example no precipitate। यहाँ पे precipitate क्यों नहीं बना? No ppt, because यहाँ पे आयनाइजेशन स्पेयर में एक भी Cl प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये दो एप्लीकेशन से, पहला हमने देखा मोलर कंडक्टिविटी एंड सेकंड एप्लीकेशन इज ट्रीटमेंट विद AgNO3 एंड हाउ मेनी मोल्स और नंबर ऑफ AgCl विल फॉर्म आफ्टर एडिशन ऑफ AgNO3। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमको 0.1 मोलर सॉल्यूशन 0.1 मोल्स सॉल्यूशन 0.1 मोल्स दिया जाएगा COCl3 NH3 5 टाइम्स NH3 5 टाइम्स, इसको हम ट्रीट करेंगे एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, और उससे हमें क्या मिलेगा? 0.2 मोल्स मिलेंगे AgCl, 0.2 मोल्स ऑफ AgCl। और हमको क्या पूछा गया है? द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन विल करेस्पॉन्ड्स टू, conductivity of solution will corresponds to, solution will corresponds to। और हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन 1s23, बी ऑप्शन 1s21, सी ऑप्शन 1s22 एंड डी ऑप्शन 1s24 इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे हमें इस पहला जो कंपाउंड है COCl3 NH3 5 टाइम्स ये दिया गया है। इसमें जब हम AgNO3 डालेंगे तो हमको कितने मोल्स मिले हैं? AgCl के 2। इट मीन्स देर आर 2 आयनाइजेबल Cl। ओके, तो पहले हम लिखेंगे इस कंपाउंड को CO, NH3 कितना है? 5 टाइम्स, NH3 5 टाइम्स, एक Cl कोऑर्डिनेशन स्पेयर में होगा और 2 Cl आयनाइजेशन स्पेयर में। जैसे ही हम इसमें AgNO3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 मोल्स मिल रहे हैं ना, 0.1 मोल दिया गया था हमको ये कंपाउंड, इससे हमें कितने मोल्स मिल रहे हैं? जो Cl 2। इट मीन्स देर आर 2 Cl आयंस इन आयनाइजेशन स्पेयर। तो अब हमें इस तरह से मिलेगा CONH3 5 टाइम्स Cl, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज आएगा, प्लस ट्वाइस AgCl, बिकॉज यहाँ पे 2 Cl है। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो क्या होना चाहिए। तो जब हमें 1 मोल दिया जाता है तो 0.1 मोल दिया जाता है तो उससे 0.2 मोल AgCl मिलता है। इट मीन्स देयर आर 2 Cl माइनस आयंस। ओके, तो कंडक्टिविटी रेशियो विल बी 1:2। कंडक्टिविटी रेशियो क्या होगा? 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Okay, next question is which of the following shows maximum conductance? Maximum conductance. तो हमारा पहला ऑप्शन है CONH3 6 times Cl3. Second option is CONH3 3 times Cl3. Third option is CONH3 4 times Cl2 Cl. And last option is CONH3 5 times Cl2. अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं इनके वहां पे हमको पूछा गया मैक्सिमम कंडक्टिविटी. तो जैसे कि मैंने बताया कि कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो यहाँ पे CONH3 6 times 3 plus 3 Cl minus. इस केस में कोई आयन्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पे आयनाइजेशन स्पेयर में कोई भी आयन नहीं है जो कि डिसोसिएट होगा या फिर जो आयनाइज हो सके. ठीक है, तो नो डिसोसिएशन. थर्ड ऑप्शन CONH3 4 times Cl2 plus Cl minus. एंड लास्ट ऑप्शन में CONH3 5 times Cl plus 2 Cl minus. यहाँ पे अगर हम देखें तो इस केस में देर आर टोटल नंबर ऑफ आयन्स हमें कैलकुलेट करने. देखो 3 Cl माइनस है और निगेटिवली चार्ज आयन कितने हैं 3, पॉजिटिवली चार्ज कितना है 1. यहाँ पे चार्ज +3 है लेकिन आयन एक ही है, तो टोटल कितने हुए 3 + 1 4 आयन्स. यहाँ पे 1 + 1, यहाँ पे +1 होगा 1 + 1 2 और यहाँ पे 2 + 1 3. सो टोटल नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा का है तो फर्स्ट ऑप्शन. सो आंसर शुड बी 1 क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole CrCl3 6H2O इज ट्रीटेड विथ, उसको ट्रीट किया गया है एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ. और वहां पे हमें कितने मोल्स मिले AgCl के 3 मोल्स ऑफ AgCl. ठीक है, तो अगर हमें 1 मोल कंपाउंड दिया गया है उसमें अगर हम एक्सेस ऑफ AgNO3 डालते हैं तो हमें मिलते हैं 3 मोल्स ऑफ AgCl. तो वो कंपाउंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, ऐसा क्वेश्चन है. तो यहाँ पे CrCl3 H2O 3 times water. B option CrCl2 H2O 4 times 2 times water. C option CrCl H2O 5 times Cl2 water. D option CrH2O 6 times Cl3. तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में तो आयनाइजेशन स्पेयर में Cl नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं Ag के साथ. तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल होगा, सेकंड भी कैंसिल क्योंकि यहाँ पे आयनाइजेशन स्पेयर में वाटर है और वाटर Ag के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाता. यहाँ पे 2 Cl है, इट मीन्स यहाँ पे ट्वाइस AgCl विल बी फॉर्म्ड और यहाँ पे थ्राइस AgCl. तो आंसर शुड बी डी बिकॉज यहाँ पर 3 Cl है तो 3 AgCl के मॉलिक्यूल्स वहां पे बन सकते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेर्नर्स थ्योरी पे बेस्ड. एक तो आपको कंडक्टर्स पूछा जाएगा या फिर आपको प्रेसिपिटेट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि विच वन विल शो प्रेसिपिटेट. तो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने देखा डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, तो डबल सॉल्ट्स एडिशन कंपाउंड्स होते हैं. सबसे पहली बात, एडिशन कंपाउंड क्या होता है, एडिशन कंपाउंड वो होते हैं जिनको बनाने के लिए हमें छोटे स्टेबल मॉलिक्यूल चाहिए, कंपाउंड चाहिए. उन स्टेबल कंपाउंड्स को हम ऐड करेंगे और उनसे एक बड़ा वाला स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे और उस कंपाउंड को हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड.
तो एडिशन कंपाउंड का एग्जांपल डबल सॉल्ट भी है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? डबल सॉल्ट को जब हम पानी में मिलाते हैं तो उसके क्या प्रोड्यूस होते हैं? आयंस, ठीक है। और ये जो डबल सॉल्ट है पानी में डालने के बाद वो खुद की आइडेंटिटी को क्या करता है? लूज कर देता है। मतलब जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं वो उनकी खुद की ही प्रॉपर्टीज वहां दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक एडिशन प्रोडक्ट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब पानी में डालते हैं तो उसके भी आयंस बनते हैं, लेकिन वो खुद की आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, ठीक है। खुद की आइडेंटिटी को वो लूज नहीं करता, वो क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। थर्ड, उसके बाद हमने देखा था कि एग्जाम्पल्स देखे थे डबल सॉल्ट के, उसमें हमने देखा था मोर सॉल्ट देखा था और कार्नोलाइट देखा था, पोटेश एलम देखा था। और ये जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी एग्जाम्पल देखे थे, K4FeCN6, K3FeCN6, CuNH3 6Cl3, ठीक है। उसके बाद हमने देखा वेर्नर्स थ्योरी। वेर्नर्स थ्योरी क्या है और इसमें क्या बताया गया है? तो वेर्नर्स एक स्विस साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था और उन्होंने इस थ्योरी में सबसे पहले बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग किस तरह से होती है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरह से होती है, और सर्टेन कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और इस बात के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो वेर्नर्स ने ये बोला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक तो प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो उन्होंने जो बोला कि प्राइमरी वैलेंसी है एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किसको सेटिस्फाई, मतलब प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ओके। और सेकेंडरी वैलेंसी, पहले तो हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ स्पीसीज चाहिए होते हैं हमें, और वो स्पीसीज क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होते हैं। दीज स्पीसीज आर निगेटिवली चार्ज्ड, ओके। थर्ड पॉइंट, दीज स्पीसीज आर आयनाइजेबल। इट मीन्स अगर हम उनको पानी में डालें तो वो क्या हो सकते हैं? आयनाइज हो सकते हैं, मेन सेंट्रल मेटल एटम से वो डिटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन नंबर, और उस ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कुछ आयंस चाहिए होते हैं, वो होते हैं निगेटिवली चार्ज्ड आयंस। दीज आर लूजली बॉन्डेड, इट मीन्स आयनाइजेबल होते हैं वो। और यहाँ पे जो इंटर रिएक्शंस होती हैं वो आयनिक टाइप की इंटर रिएक्शंस होती हैं। सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? तो जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसको जो लिगैंड अटैच्ड होते हैं, वो डायरेक्टली अटैच्ड लिगैंड वो सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनाते हैं, उसी को बेसिकली बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पेयर, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम भी होता है और लिगैंड आते हैं। लेकिन अगर नंबर पूछा जाए तो हमें सिर्फ उतने ही नंबर काउंट करने हैं लिगैंड के जो डायरेक्टली अटैच्ड हो। और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर पेयर में जो लिगैंड होते हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। और तीसरी बात, ये नॉन आयनाइजेबल होते हैं, मतलब ये मेटल आइटम को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वो उसके साथ इंटैक्ट रहेंगे, मतलब उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। नॉन आयनाइजेबल, ओके। यहाँ तक हमने देखा था ये प्राइमरी वैलेंसी और ये सेकेंडरी वैलेंसी है। और वेर्नर्स थ्योरी के दो एप्लीकेशंस हमने देखे थे। पहला वाला एप्लीकेशन था एक तो मोलर कंडक्टिविटी, एंड दूसरा एप्लीकेशन देखा हमने मोलर कंडक्टिविटी, पहला वाला एप्लीकेशन है, और दूसरा वाला एप्लीकेशन था प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन विथ AgNO3, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने दो पॉइंट्स कवर किए हैं, डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड वेर्नर्स थ्योरी। थैंक यू।